नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल्स ने एक सीरीज़ शुरू की है जो आपके आगामी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखकर तैयार की गई है, और इसके साथ ही हमने इसके में जो आपके करंट के क्वेश्चंस बनते हैं, जो करंट के न्यूज़पेपर का एनालिसिस, आपका टाइम कम से कम बचे इस पीक टाइम में, तो आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ शुरू की है जिसकी पीटी के लिए तो काफ़ी अहम है। आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप नोट्स बनाने में इसमें काफ़ी मदद की जाएगी। तो इस सीरीज़ में हम लोग विभिन्न न्यूज़पेपरों का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे इंडियन टाइम्स हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स हो। तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने अपने करंट अफेयर को शुरू किया है। तो आज यानी 4 मई को हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर और डिस्कस करते हैं। ओके मित्रों, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी, यानी वोल्केनो ला कुम्ब्रे। तो ज़रा उसको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है ये। तो नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने 2 मार्च 2020 के बाद पहली बार ला कुम्ब्रे विस्फोट के बारे में बताया, और इस ज्वालामुखी के 4,850 फुट ऊंचे यानी 1,480 मीटर दक्षिण पूर्व पार्श्व के शिखर के पास एक दरार के लावा के धीरे धीरे रिसने और टपकने के बारे में एनालिसिस किया, और पहाड़ के वृक्षों से ढकी ढलानें जो ज्वालामुखी के लावा लगातार निकल रहा है और निकल कर ये 6 मील दूर यानी 10 किलोमीटर दूर एक द्वीप यानी समुद्र तट तक पहुंच गया है, इसके बारे में एनालिसिस किया। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ज़रा इसके बारे एक बार डिस्कस करते हैं। तो क्या बता रहा है पृष्ठभूमि में, देखें अगर हम ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी का गैलापागोस द्वीप समूह में सबसे छोटी फर्नांडीन ज्वालामुखी की दृष्टि से भी सबसे अधिक सक्रिय है, यानी सबसे छोटी चोटी जो है फर्नांडीन ज्वालामुखी की दृष्टि से सबसे सक्रिय है। द्वीप का ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी सीधे मेंटल प्लम या गर्म स्थान के ऊपर स्थित है, जिसने सभी गैलापागोस द्वीपों का निर्माण किया है। ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी के बारे में आगे हम लोग देखें कि ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी द्वीप समूह फर्नांडीना द्वीप पर एक झाल ज्वालामुखी है, और इन ज्वालामुखियों की दृष्टि से निकलने वाले उत्सर्जन में आमतौर पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और राख बहुत कम होती है। ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी मुख्य भूमि इक्वाडोर से लगभग 1125 किलोमीटर दूर स्थित है। चूँकि फर्नांडिना गैलापागोस द्वीप समूह में सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय द्वीप निर्जन हैं, इसलिए लोगों या बुनियादी ढांचे के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन लावा प्रवाह कथित तौर पर गुजरने वाले जहाज़ों पर लोगों के लिए एक तमाशा के तौर पर देखा गया है। लावा प्रवाह के कारण फर्नांडिना का अधिकांश भाग चट्टानी और वनस्पति के लिए दुर्गम हुआ है। ज्वालामुखी की ऊपरी ढलानों पर वनस्पति का एक चक्र उगता है, और वनस्पति अन्य गैलापागोस द्वीपों को अधिक कवर करती है जहां विस्फोट कम होते हैं। यह द्वीप दुर्बल भूमि इगुआना की दृष्टि से बड़ी आबादी का भी घर हैं, जो ज्वालामुखी के बड़े क्रेटर या फोल्डर के किनारे और उसके भीतर गहराई में घोंसला बनाते हैं या अंडे देते हैं। ठीक है, अब गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में देखते हैं आगे कि पूरा द्वीप समूह क्या बताता है। ठीक है, ये द्वीप समूह के बारे में देखें। गैलापागोस द्वीप समूह पूर्वी प्रशांत महासागर कहाँ पर है, ईस्ट पैसिफिक सी के ज्वालामुखी के द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में 900 किलोमीटर भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, और किस में पड़ता है, इक्वाडोर गणराज्य के गैलापागोस प्रांत में निर्माण होता है। गैलापागोस बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनका अध्ययन चार्ल्स डार्विन ने 1830 के दशक में प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास के सिद्धांत को प्रेरित किया था। ये सभी द्वीप इक्वाडोर के गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय रिजर्व हिस्से में संरक्षित हैं। ठीक है,
ये हुआ आज का पहला टॉपिक जो कि गैलापागोस ज्वालामुखी से रिलेटेड था, जिसकी रिसर्च नासा ने हाल ही में रिलीज़ की है और जिसमें ये बताया गया है कि साउथ अफ्रीका अमेरिका में जो इक्वाडोर देश है उसके आसपास के क्षेत्र में जो गैलापागोस ज्वालामुखी के कारण जो वनस्पति और मेंटल से जो आपके लावा निकल रहे हैं, जिसके कारण एक नए निर्जन द्वीप का विकास, निर्जन द्वीप भी देखा गया है जो कि वनस्पति विहीन और एक ऐसी गर्म चट्टानों से निर्मित है। इसके बारे में नासा द्वारा ये रिसर्च पेपर सामने आया है। आगे जो बात है उसको देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है चीन। अगले टॉपिक को ज़रा एक बार देखें, महान दरार घाटी। इसे ज़रा समझते हैं। क्या? महान दरार घाटी। केन्या देश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण केन्या की रिफ्ट घाटी एक शहर के पास एक बांध टूटने में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई है। और यदि आप ये देखेंगे कि ये ग्रेट प्लेट बाउंड्री कहाँ पर है, तो ये जो आप मैप में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरी जो दरार है, ये दरार, ये एक तरह की आपकी वो दरार है जो इंडियन प्लेट तक आई हुई है। इसे ही महान दरार के तौर पर देखा गया है। और इस पूरी पट्टी में आप देख रहे होंगे वॉल्केनोज हैं। ठीक है, ये क्या हैं? पूरे के पूरे वॉल्केनोज हैं, यानी ज्वालामुखी की आसपास स्थित हैं और जिससे ग्रेट रिफ्ट वैली के आसपास ये दरार प्लेट बाउंड्री की जो ये रिफ्ट वैली की ये दरारों के तौर पर आप इसमें इंडिकेट की गई हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ज़रा इसको समझते हैं यहाँ पर कि क्या डिस्कशन इसमें किया गया है। रिफ्ट घाटी एक निचला क्षेत्र है जहाँ क्या बनता है रिफ्ट घाटी, आप अगर समझते हैं पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट अलग हो जाते हैं या रिफ्ट घाटियाँ ज़मीन में धंस जाती हैं। आप ऐसे समझिए, ये और ये यानी ए बी सी, ये दो अगर प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं और उसमें अगर हम बात करें कि ये वाला जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट है ये नीचे आ जाए तो ये रिफ्ट वैली के तौर पर, ये गड्ढा हो गया यहाँ पर, ये रिफ्ट वैली के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है, समझे आप लोग? ठीक, तो इसके बारे में, रिफ्ट वैली के बारे में, रिफ्ट वैली सन्निध भौगोलिक खाइयों की एक श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है, जो एशिया के लेबनान से दक्षिण पूर्व अफ्रीका के मोजम्बिक तक फैलती हैं। हालांकि कुछ नाव उपयोगों को जारी के लिए, लेकिन भूवैज्ञानिकों ने इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है क्योंकि इससे संबंधित दरार और दोष प्रणालियों के बावजूद अलग अलग का एक गलत विलय माना जाता है। प्रणाली को उत्तरी भाग जॉर्डन रिफ्ट घाटी सीरिया और लेबनान के साथ इजराइल की सीमा के पास गोलान हाइट्स से लेकर मृत सागर तक अकाबा खाड़ी तक फैली हुई है। लाल सागर में प्रवेश द्वार जो उसकी सिनाई प्रायद्वीप यानी सिनाई पेनिनसुला अरब पेनिनसुला को अलग करती है। दक्षिण में जॉर्डन रिफ्ट घाटी से जुड़ी लाल सागर रिफ्ट लाखों वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। समुद्र तल के फैलाव के कारण अरब और अफ्रीका की प्लेटें टूट गई हैं, जिससे हिंद महासागर के महाद्वीपों के बीच दरार घाटी की बाढ़ आ गई है, यानी काफ़ी दरारें पड़ गई हैं। लाल सागर का निर्माण इसी से हुआ है। आगे देखें, लाल सागर के दक्षिण में विशाल जटिल अफ्रीकी दरार स्थित है जो पूर्वी अफ्रीका यहाँ पे आज अफ्रीका और एशिया सिनाई प्रायद्वीप का त्रिकोण से जुड़े हैं। अतः लाल सागर अफ्रीका और एशिया को पूरी तरह अलग कर देता है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देता है। लाल सागर दक्षिण का विशाल जटिल पूर्वी अफ्रीकी दरार में स्थित है। पूर्वी अफ्रीकी दरार में अफ्रीका महाद्वीप दो भागों में बट रहा है। लाल अफ्रीकी प्लेट जिसे कभी कभी न्यूबियन प्लेट भी कहा जाता है, महाद्वीपीय अधिकांश भाग को अपने में समाहित करती है, जबकि छोटी सोमाली प्लेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका को वहन करती है। इस दरार घाटी के तल पर गहरी लंबी झीलें मौजूद हैं, जिन्हें रिबन झीलें भी कहा जाता है। मालवी झील और
टांगानिका झील ऐसी झीलों के उदाहरण हैं जिसे इस क्षेत्र में अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और इसमें अफ्रीकी के वन्यजीव पार्क शामिल हैं। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा नवरत्न। अगला टॉपिक नंबर 3 प्रारंभिक। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी सार्वजनिक उद्यम विभाग से नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने अपनी यानी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, पब्लिक कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए 1996 से एक स्कीम शुरू की है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से और उनकी वेल्थ के हिसाब से उन्हें महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। और सबसे बड़ी जो कैटेगरीज होती है वो महारत्ना की होती है और सबसे छोटी मिनी रत्ना की और बीच की नवरत्ना की। तो पहले ये नवरत्ना कैटेगरी कुछ कंपनियों को दिया गया था उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन बाद में और कंपनियों को इसमें प्रोग्रेस या इसमें और बेहतरी करने के लिए एक तरह से कुछ छूट दी जाती है, कुछ सहूलियतें दी जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा विकास समिति है, उसको नवरत्न श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी IREDA नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता और केंद्रित परियोजनाओं के लिए धन और अन्य सेवाएं प्रदान करता है। क्या है नवरत्न? भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये देखिए, महारत्ना, नवरत्न और मिनी रत्ना। नवरत्न कंपनियां केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों का एक समूह है जिससे सरकार कुछ हद तक वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त होता है। इन कंपनियों के पास विशिष्ट विशेषाधिकार हैं और वे स्पष्ट सरकारी मंजूरी के बिना 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकती हैं। ठीक है, अब इसके मापदंड क्या हैं, कैसे कोई कंपनी नवरत्न बनती है, इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जरा इसे देखते हैं, कैसे कोई कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त करती है। नवरत्न दर्जे के विचार से पहले किसी कंपनी को पहले मिनी रत्न होना चाहिए। इसके बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। कंपनी की विशिष्ट मापदंड के आधार पर 100 में से 60 अंक प्राप्त करने चाहिए, जिनमें शामिल हैं PBDIT, मूलहरास, ब्याज और करों से पहले लाभ, कुल जनशक्ति लागत, सेवाओं की लागत, नियोजित पूंजी, शुद्ध मूल्य, शुद्ध लाभ। इसके अतिरिक्त कंपनी को महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संचालन प्रदर्शित करना होगा। नवरत्न के लाभ क्या हैं? कंपनी किसी प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए या नेट वर्थ 15% तक जो भी कम हो निवेश कर सकती है। पूरे वर्ष में कंपनी कुल संपत्ति 30% निवेश कर सकते हैं और फिर 1000 करोड़ से अधिक नहीं होगा। इन कंपनियों के पास अधिक वित्तीय लचीलापन एवं स्पष्ट सरकारी मंजूरी के बिना रणनीतिक परियोजना शुरू कर सकती हैं। दूसरा, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के बारे में एक एनालिसिस करते हैं। क्या है? भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आती है। 1987 में स्थापित IREDA एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कार्य करती है और दक्षता संरक्षण, नवीकरणीय संबंधित परियोजनाओं को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने को ये समर्पित है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट खनिज। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट खनिज? इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC ने एप्पल पर विवादित खनिजों का उपयोग करने के आरोप लगाया है। एप्पल यानी जो आईफोन है, DRC ने एप्पल पर उन खनिजों को खरीदने का आरोप लगाया है जिन्हें देश से पड़ोसी रवांडा में तस्करी कर लाया गया है। फिर इन खनिजों को एप्पल के वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत किया जाता है, जहां उनकी उत्पत्ति कथित तौर पर स्पष्ट है। संघर्ष खनिज, जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट खनिज यानी संघर्ष खनिज, कॉन्फ्लिक्ट रक्त खनिज भी कहा जाता है, सशस्त्र संघर्ष या मानव अधिकारों के दुरुपयोग से प्रभावित क्षेत्रों में निकाले जाते हैं। ये खनिज हिंसा और युद्धों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। DRC कीमती धातुओं और खनिज में अप्रयुक्त भंडार से समृद्ध हैं। प्रारंभिक संघर्ष खनिजों में शामिल है टिन, टेंटलम, टंगस्टन, सोना इसमें इंक्लूडेड किए जाते हैं। और आगे
कॉन्फ्लिक्ट खनिज के बारे में आगे क्या कहा गया है, इसे देखते हैं। प्राथमिक संघर्ष खनिजों में शामिल हैं टिन, टेंटलम, टंगस्टन और सोना। ये खनिज कैस्टेराइन, टिन, कोलम्बाइट, टेंटाइल, टेंटलम और वोल्फ्रामाइट, टंगस्टन जैसे अयस्कों से निकाले जाते हैं। संघर्ष खनिजों का प्रभाव राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में इन खनिजों का व्यापार हो सकता है। सशस्त्र समूहों को वित्त पोषित करें। खनिज बिक्री को प्राप्त आय सीधे सशस्त्र संघर्ष को वित्त पोषित कर सकती है। ईंधन के लिए मजबूर श्रम, ठीक है, और बच्चों सहित खनिकों को शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियों का शिकार होना पड़ता है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं और अवैध तस्करी करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। कॉन्फ्लिक्ट खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में जो खूनी संघर्ष से प्राप्त होते हैं, इन्हें ही कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष खनिज कहा गया है। अगला है हमारा अजरक। क्या है? अजरक है। जरा इसे देखते हैं, क्या है अजरक। तो अजरक जो है वो कच्छ और के अजरक को जीआई टैग मिला है, यानी एक प्रकार की आर्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसकी उत्पत्ति, उत्पादन, तकनीक, दस्तावेजीकरण और सत्यापन की लंबी प्रक्रिया के बाद इसे जीआई टैग रजिस्टर्ड में अजरक को जीआई टैग दिया गया है। अजरक को एक बार चित्र में यहाँ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसी किस प्रकार की ये चित्रकारी है। सजावट के लिए काम किया जाता है। गुजरात में दीवालों पर, दरवाज़ों पर इस प्रकार की चित्रकारी आपने देखी होगी। यही आपका क्या है? अजरक है। ठीक है, तो आगे अजरक के बारे में समझते हैं। अजरक कपड़ा की पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है जिसकी उत्पत्ति कच्छ, गुजरात में हुई थी। सुंदर वस्त्र बनाने, प्राकृतिक रंगों, जटिल पैटर्न का उपयोग करता है, जिनका उपयोग दुपट्टे, साड़ी, स्टॉल और परिधान बनाने में किया जाता है। अजरक अनूठी विशेषता इसमें ज्यामितीय पैटर्न और नील, मजिट और सरसों जैसे गहरे मिट्टी के रंगों का उपयोग करते हैं। यह कपड़ा सदियों से कच्छी संस्कृति और का अभिन्न अंग रहा है और इसे जीआई टैग वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। जीआई टैग के बारे में यदि आपको बताएं तो भौगोलिक संकेतक होता है और उन उत्पादों के इस्तेमाल किया जाने वाला एक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति की ओर उनमें उत्पत्ति के कारण गुण और प्रतिष्ठा होती है। बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में कार्य करता है जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और उन विशेषताओं के लिए भौगोलिक मूल्य से जोड़ता है। भारत में जीआई टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन व्यापार विभाग के भौगोलिक संकेतक के रूप में जारी किया जाता है। जीआई टैग के यह सुनिश्चित करने के लिए मदद करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत लोगों को लोकप्रिय उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। ये जीआई टैग होता है और हाल ही में इसको दिया गया है। टैगिंग तो भारत में जीआई टैग की सुनिश्चित करने में मदद करता है। क्या है? जीआई टैग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जाता है और सुनिश्चित करता है कि उसका उपयोग पंजीकृत लोगों के ही हित में हो। टैगिंग की यह प्रणाली फ़ायदेमंद है क्योंकि दूसरे द्वारा पंजीकृत जीआई टैग अनाधिकृत उपयोग को रोकती है, भौगोलिक उत्पादकता को, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है। भारतीय वस्त्र जिन्हें अन्य रूप से जीआई टैग मिला है, बनारसी रेशम को मिला है, चंदेरी कपड़े को मिला है, कांजीवरम को मिला है, केवटा डेवरिया को मिला है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बात बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग जिस राज्य में दिया गया है उत्पादों को, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के राज्य को दिया गया है, सबसे ज़्यादा 62। उससे पहले तमिलनाडु में था 56 और उत्तर प्रदेश में अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा बनारस के उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ओके मित्रों, ठीक है। आगे है क्वेश्चंस पर देखते हैं हम लोग। किसको देखते हैं? क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक जीआई टैग संकेत का दर्जा दिया गया था? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। ये क्वेश्चन
ठीक है, क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो बनारस ब्रॉकेट साड़ियों को दिया गया था और राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को दिया गया था, यानी ऑप्शन सी है, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ये जीआई टैग से रिलेटेड। तो अब जीआई टैग भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, हॉट टॉपिक बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समुद्री बादल ब्राइटिंग। क्या है, वैज्ञानिक कौन है, समुद्री बादल ब्राइटिंग नामक एक जियो इंजीनियरिंग तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं जिससे समुद्री स्ट्रेटोस्क्यूज क्लाउडिंग नामक एक जियो तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं जिससे समुद्री स्ट्रेटोक्यूमुलस बादलों को छोटे खारे पानी के कणों में इंजेक्ट करने के लिए मशीनों का उपयोग करना शामिल है। इसका उद्देश्य उनकी परिवर्तनशीलता को बढ़ाना और पृथ्वी को ठंडा करना है। पृष्ठभूमि में अगर हम देखें, ब्राइटिंग क्लाउड और सौर ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस भेजने के कई विचारों में से एक है जिसे कभी सौर विकिरण संशोधन और जियो इंजीनियरिंग जलवायु हस्तक्षेप भी कहा जाता है। समुद्री बादल ब्राइटिंग के बारे में देखें, यह एक वैज्ञानिक पहल है जो यह पता लगाती है कि बदलते वायुमंडलीय कण एरोसोल बादलों के परिवर्तनशीलता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वायुमंडल में छोटे एरोसोल कणों को जारी करके शोधकर्ताओं का लक्ष्य बादलों की चमक को बढ़ाना जिससे सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंब बढ़ सके और इसके साथ ही सही आकार और सघनता वाले एरोसोल को विशिष्ट आगे देखें। समुद्री क्लाउड ट्रेडिंग और क्रियान्वयन के माध्यम वार्मिंग को कम से कम एरोसोल जानबूझकर उपयोग करके लाभ का जोखिम प्रभावकारी समझते हैं। समुद्री क्लाउड ब्राइटिंग के बारे में अगर हम बात करें वो क्या है, जरा उसे समझते हैं। बादलों पर प्रदूषण एरोसोल वर्तमान के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जांच करें कि समुद्री नमक से बने एरोसोल कणों को उपयोग जानबूझकर निकट की अवधि की जलवायु वार्मिंग कम करने के लिए किया जा सकता है जबकि ग्रीन हाउस गैस सांद्रता में सुरक्षित स्तर पर लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य समुद्री क्लाउड ब्राइटिंग के विभिन्न कार्यान्वयनों को माध्यम से वार्मिंग को कम से कम करने के लिए एरोसोल को जानबूझकर उपयोग के लाभ और जोखिम प्रभावकारिता को समझना है। समुद्री क्लाउड ब्राइटिंग में क्या क्या चुनौती हैं। एमसीबी के महत्वपूर्ण ऊंचाई पर वायुमंडल में बड़े पैमाने पर समुद्र जल का छिड़काव शामिल है जो कि छिड़काव उपकरणों और डिजाइन लागत, रखरखाव और संचालन के समुद्र की इंजीनियरिंग जटिलताओं को प्रस्तुत करता है। एमसीबी के कारण बादलों के पैटर्न और वर्षा में परिवर्तन क्षेत्रीय जलवायु और जल विज्ञान चक्रों को प्रभावित कर सकता है जिससे संभावित रूप से सूखे और बाढ़ जैसे अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। परिसंचरण को प्रभावित करता है। समुद्री क्लाउड ब्राइटिंग और प्रदूषण एरोसोल दोनों ही बादलों को बदल सकते हैं जो बदले ब्राइटिंग होने वाले स्थान के आसपास और दूर दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। एमसीबी प्राकृतिक प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप और उसके कार्यान्वयन के आसपास शासन के निर्णय के लिए प्रक्रियाओं के बारे में नैतिक दुविधाएं उठाता है। ठीक है, एक तरह के तो अच्छा है लेकिन ये कुछ कमियां भी इसमें हैं। ठीक है, तो ये जो है एमसीबी नीति निर्माताओं ने जनता के बीच आत्मसंतुष्टि पैदा कर सकता है और जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल प्रतिबद्धता को कम हो सकती है। तो मित्रों, जो आज की समुद्री क्लाउड ब्राइटिंग की बात की जा रही है वो एक तरह से वायुमंडल में या वातावरण में अगर सूखा और ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट को कम करने की बात के लिए इसका उपयोग करने की बात की जा रही है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। जो आसपास की जलवायु भी होगी वो भी इस पर एक तरह से एरोसोल जब होगा और आसपास के बादल उन क्षेत्रों में भी पहुंचेंगे तो उस क्षेत्र के स्तर को भी थोड़ा डाउन या उसे प्रभावित कर सकते हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है। ठीक है, तो ये आज का करंट अफेयर रहा मित्रों। अब आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दैनिक अभ्यास के क्वेश्चन जरा हम देखें
क्या है दैनिक अभ्यास के क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी भारत में एक नवरत्न उद्यम है। नवरत्न कंपनियों के पास अधिक वित्तीय लचीलापन और स्पष्ट मंजूरी बिना नवीकरणीय योजना के शुरू कर सकती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं। और मित्रों, इन क्वेश्चनों के जवाब आप जरूर दिया करिए, क्योंकि ये आपके आज के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं जो आपके आगामी को पेपर को देखकर ही बनाए जाते हैं, और इस टॉपिक्स में आप क्या समझे उसको रिलेटेड ही आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, इनके आंसर जरूर करें, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब चैनल करना जरूर ना भूलें। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जीआई टैग वाले राज्य चंदेरी मध्य प्रदेश, कांजीवरम सिल्क तमिलनाडु, अजरक कपड़ा केरल, उपरोक्त में से कितने जोड़े सही हैं? ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट खनिज पर आया क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट खनिज पर ये क्वेश्चन है। और आज अब हम लोग कल के क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। कल के क्या क्वेश्चन थे उसे देखते हैं। कल के क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो कल के क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या हैं कल के क्वेश्चंस। तो मित्रों, कल के क्वेश्चन जो हैं तो कल का पहला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित देशों पर विचार करें और इनमें बताएं कौन से देश G7 के सदस्य नहीं हैं। तो G7 के सदस्य अगर हम बात करें तो मित्रों, G7 के जो सदस्य देश नहीं होंगे तो चीन नहीं था G7 का सदस्य। क्या नहीं था? चीन नहीं था G7 का सदस्य। और G7 का चीन नहीं है, भारत नहीं है, और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं ये दो सदस्य नहीं हैं। तो कौन से सदस्य हैं? कनाडा, फ्रांस, जापान और अमेरिका। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्ट्रीट वेंडर वाला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। तो स्ट्रीट वेंडर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? निम्न आजीविका संरक्षण स्ट्रीट वेंडिंग के लिए ये बात की गई थी। तो यहाँ पर भी ये जो बातें की गई हैं ये तीनों बिल्कुल सही बातें थी। क्या थी? तीनों बिल्कुल सही थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने के सही उत्तर है उनको लिए बहुत बहुत बधाई। और इसके अलावा जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो था बायो हैकिंग। तो बायो हैकिंग के बारे में अगर हम बात करें, मानव शरीर के प्रदर्शन और कल्याण के अनुकूल बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करता है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल संदर्भित करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कोताही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्तमान में भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इससे संबंधित नहीं, भारत में वर्तमान में ऐसा कानून है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल। तो मित्रों, यहां पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, जबकि हमें यहां पूछा गया है कौन सी बात यहां पर सही नहीं है। क्या पूछा गया है कि कौन सी बात यहां पर सही जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सही होगा, इसमें पूछा गया है मित्रों कि कौन सा कथन यहाँ पर सही जो नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, एक भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने आज का करंट अफेयर किया है। तो आज के जो क्वेश्चन है वो आप जरूर भी शेयर कीजिए। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आपको पेपर मिल रहे हैं, पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।